तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। देखिए, हिस्ट्री मेजर पेपर 11 सेमेस्टर 5 एसकेएम दुमका का आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहले हम लोग सिलेबस को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है एक्चुअल में। देखिए, ये है हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान, यानी कि चीन और जापान का इतिहास पढ़ना है आपको। ठीक, कब से कब तक? तो 1839 से 1939 तक, लगभग 100 साल का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट 1 है, क्या है? तो रिलेशन ऑफ चाइना विथ इंग्लैंड, इंग्लैंड और चाइना का संबंध पढ़ना है, जिसमें आपको प्रथम अफीम युद्ध और दूसरा अफीम युद्ध पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है क्या? तो रिपब्लिकन, शायद इसको मैंने पढ़ाया है क्या, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि पढ़ाया है मैंने इसको। ठीक है, रिपब्लिक एंड कमीशन, सॉरी, कम्युनिज्म इन चाइना। देखिए, चाइना की सुंदरता और चीन में साम्यवाद जब आता है, जिसमें सन्यात सेन का सबसे अहम भूमिका रहता है, इसके बारे में पढ़िएगा। तीसरा पढ़िएगा आप लोग क्या? तो इसमें जापान बिफोर मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकरण से पूर्व जापान के बारे में पढ़िएगा। ओपन डोर पॉलिसी के बारे में, यानी कि मुक्त द्वार नीति के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, मेजी रेस्टोरेशन के बारे में पढ़िएगा। आगे देख लेते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान, जापान का आधुनिकरण पढ़िएगा। नेक्स्ट अगला आ जाता है राइज ऑफ जापान एज अ मॉडर्न वर्ल्ड पावर, यानी कि आधुनिक विश्व में एक शक्ति के रूप में जापान की भूमिका को पढ़िएगा। ठीक है, सीनो जापान युद्ध के बारे में पढ़िएगा। एंगो जापान संबंध जो होता है उनमें 1902, अखिल जापान गठबंधन 1902 के बारे में पढ़िएगा। वाशिंगटन सम्मेलन होता है, उसको पढ़िएगा। और फिर है आपका मैन, ये क्या है? क्राइसिस, सॉरी, मंचूरियन क्राइसिस, मंचूरियन जो आर्थिक तंगी होता है उसके बारे में पढ़िएगा। और अंत में है राइज एंड फॉल ऑफ जापान, जापानीज इम्पेरियलिज्म। ठीक है, तो उदय एंड अस्त, ठीक है, जापानीज इम्पेरियलिज्म का ये टॉपिक है आपका। मतलब अपना देश का पढ़ने का हो ना तो मजा आता है यार, दूसरे देश का पढ़ने का ना हालत खराब हो जाता है आप लोगों का ना। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ? 1839 से 1842 के बीच में 3 साल चलता है प्रथम अफीम युद्ध। ठीक है, देखिए, तो 3 साल चलता है प्रथम अफीम युद्ध। ठीक है, फिर आता है प्रथम अफीम युद्ध किसके किसके बीच में होता है? चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था प्रथम अफीम युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट जाके बोल दिए तो कि वीडियो बनाओ, अपन बार बार फोन नहीं करो नंदो। मेरा एक दोस्त है, मुर्गा खाने के लिए हमको बार बार कॉल कर रहा है कि मुर्गा खिलाओ मुर्गा खिलाओ। हाँ नहीं तो नानकिंग की संधि कब हुआ? नानकिंग का जो संधि है 1842 में होता है। ठीक है, जब प्रथम अफीम युद्ध खत्म होता है उसके बाद नानकिंग की संधि होती है। नेक्स्ट अगला आ जाता है द्वितीय अफीम युद्ध कब होता है? तो देखिए 1856 से 1860, 4 साल चलता है दूसरा अफीम युद्ध। और फिर होता है ताइपिंग विद्रोह। तो ताइपिंग विद्रोह का नेता कौन होता है? होंग्स युआन। ठीक है, होंग्स युआन। नेक्स्ट बॉक्सर विद्रोह कब हुआ? तो बॉक्सर का विद्रोह 1900 में होता है। ओके, नेक्स्ट बॉक्सर विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो विदेशी, अच्छा ये बक्सर विद्रोह नहीं है, बॉक्सर विद्रोह है। ठीक है, बक्सर का विद्रोह जो होता है बिहार में वो वाला नहीं है। ठीक है, ये बॉक्सर विद्रोह है। तो बॉक्सर विद्रोह का उद्देश्य क्या था? विदेशी प्रभाव समाप्त करना। ओके, नेक्स्ट सन्यात सेन जो चीन के एक बहुत बड़े नायक है। ठीक है, हु वाज सन्यात सेन? सन्यात सेन कौन थे? तो चीन के गणतंत्र के जनक, जिस तरह से भारत में महात्मा गांधी है उसी तरह से चीन में सन्यात सेन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुओमिंतांग का अर्थ क्या है? कुओमिंतांग इसका अर्थ है राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी। ठीक है, सन्यात सेन के सिद्धांत, सन्यात सेन के सिद्धांत कितने थे? तो 3 सिद्धांत थे सन्यात सेन के। कौन कौन से वो आगे जाके पढ़िएगा सब्जेक्टिव में। चियांग काई शेक कौन थे? तो चियांग काई शेक एक राष्ट्रवादी नेता थे, नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर थे। ठीक है, चीन में साम्यवादी आंदोलन के नेता कौन है? तो चीन में साम्यवादी जो आंदोलन हुआ कम्युनिज्म, ठीक है, इसके नेता होते हैं माओ त्से तुंग। ठीक है, अब आता है यूनिट 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, मेजी पुनर्स्थापना कब हुआ? तो 1868 में मेजी पुनर्स्थापना होती है। नेक्स्ट है
जापान का आधुनिकरण किस काल में हुआ? तो जापान का आधुनिकरण यही मेजी काल में होता है। ये जो मेजी पुनर्स्थापना होता है 1868, उसके बाद जापान का आधुनिकरण होता है। और आपको मालूम है जापान की राजधानी क्या है? जापान टोक्यो। ठीक है। एक वेब सीरीज है मनी हेस्ट करके नाम, उसमें सभी देशों के जो कैपिटल के नाम थे या शहर के नाम उसके नाम पे रखा गया था। हेलसिंकी, मॉस्को, टोक्यो, ठीक है, बर्लिन, सिटी के नाम पे रखा गया था लोगों का नाम। मनी हेस्ट कर आप देखे होंगे। चलिए, ओपन डोर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो चीन में विदेश व्यापार के लिए ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया था। ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी किस देश से संबंधित है? चाइना से। आधुनिकरण से पहले जापान की शासन व्यवस्था क्या थी? तो सामंती व्यवस्था थी। आधुनिकरण से पहले वहां पे सामंतवाद चलता था। ठीक है। अब आता है राइज ऑफ जापान, जापान का उदय। तो चीन और जापान युद्ध कब हुआ? समझ रहे हैं, जापान एक छोटा सा देश, एक कहावत भी है, जाना था चीन पहुंच गए जापान। ठीक है। तो चीन एक पिद्दी सा सॉरी जापान एक पिद्दी सा देश और चीन से टक्कर रह रहा है, समझो। तो जापान चीन युद्ध कब होता है? 1894 से 95, एक साल। ठीक है। नेक्स्ट, एंग्लो जापानी संधि कब हुआ? ठीक है। आंग्ल जापानी संधि कब होता है? तो 1902 में ये वॉर होता है, उसके बाद आंग्ल जापानी अलाइन होता है, संधि होता है। अब आता है मंचूरियन संकट। मंचूरियन संकट कब आता है? 1961 में। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता होगा कि मंचूरियन संकट है क्या और ये कहाँ पे पड़ता है? वेलकम वेलकम है आपकी इस क्यूरियोसिटी का। थोड़ा सा वेट कीजिए, लॉन्ग आंसर टाइप में सब पढ़िएगा। ठीक है। वाशिंगटन सम्मेलन कब हुआ? तो वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है और यहाँ पे 1921 से 22 के बीच में एक सम्मेलन होता है जिसको वाशिंगटन सम्मेलन नाम दिया गया। इसमें क्या क्या हुआ आगे चल के पढ़िएगा। जापानी साम्राज्यवाद कब समाप्त होता है? तो जापान में साम्राज्यवाद, सामंतीवाद समाप्त होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब होता है? 1945 में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रथम अफीम युद्ध के कारण और परिणाम बताइए। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ? तो 3 साल चला था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन जो है विश्व की एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था था। मतलब चीन, समझ रहे हैं, उस टाइम से भी ये आत्मनिर्भर 19वीं शताब्दी मतलब 1800 के आसपास। ठीक है। यूरोप के देश विशेष रूप से इंग्लैंड चीन से चाय खरीदता था, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन बड़ी मात्रा में खरीदते थे। लेकिन लेकिन यहाँ पे बात आता है कि चीन यूरोपीय वस्तु खरीदने में रुचि नहीं रखता था। मतलब चीन बेचेगा, हम चीन है तो हम अपना सामान बेचेंगे यूरोप को, लेकिन हम कोई भी सामान खरीदेंगे नहीं आपसे। अरे भाई सब मेरे पास है। चीन क्या बोलता है? सब मेरे पास है, हमको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। इसी कारण प्रथम अफीम युद्ध होता है। ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? इंग्लैंड को भारी मात्रा में चांदी चीन भेजनी पड़ती थी। ठीक है, क्योंकि व्यापार में इनको चांदी चाहिए था। ठीक है। तो उसका व्यापार घाटे में जा रहा था। किसका व्यापार? इंग्लैंड का व्यापार। इस समस्या को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने भारत से चीन में अफीम भेजना शुरू किया। क्या भेजना? अफीम। कहां भेजा? चीन। कहां से? भारत से। अंग्रेज, सुनिए, अंग्रेज लोग भारत में अफीम उगाया और इसी अफीम को चाइना भेज रहा है। इसी को तो अफीम युद्ध बोलते हैं। अफीम पोस्ता, जिससे नशा का एक ड्रग्स टाइप से कुछ बनता है। ठीक है। तो धीरे धीरे अफीम की लत चीनी समाज में फैल गई, जैसे दारू की लत लगती है ना, उसी तरह से। किसान, सैनिक, अधिकारी तक के शिकार हो गए अफीम के, और जिससे प्रशासन और अर्थव्यवस्था दोनों कमजोर होने लगे। देखिए, ये जो विदेशी अंग्रेज लोग हैं, ये उन लोग जब आदमी को नहीं सकता था सीधे तौर से, तो वो क्या करता था? कुछ खुरापाती दिमाग लगाता था। जैसे कि भारत के लोगों को भी जब नहीं सका, ठीक है, लड़ने उड़ने में, तब जाके उन लोग फूट डालो राज करो की नीति अपनाए। सेम चाइना का व्यक्ति के जब व्यापार में नहीं सका, तब उन्होंने क्या किया कि अफीम का लत लगाना शुरू कर दिया। किसने? अंग्रेज लोग चीनी व्यक्ति को अफीम खिलाना शुरू किया और अफीम का लत लगाना शुरू कर दिया। सोच के देखिए। ठीक है। अब क्या होता है? चीन सरकार ने इसे राष्ट्रीय संकट माना। चीन की सरकार जागरूक हो गई कि भाई सब आदमी अगर अफीम का नशा करने लगेंगे तो फिर हमारा देश तो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। तो राष्ट्र संकट मान लिया चीन ने। अधिकारी लिन तेत्सु
को अफीम रोकने का आदेश दिया। अब चीन की गवर्नमेंट बोली कि चलो भाई किसी भी हालत में अफीम को रोको, और उसने फिर 1839 में कैंटन बंदरगाह पर अंग्रेज व्यापारियों की अफीम जब्त कर ली और नष्ट कर दी। किसने? चाइना ने। ताकि कोई भी देश क्यों चाहेगा कि मेरा देश के लोग अफीम के नशे में पड़े, ठीक है। इसे इंग्लैंड ने अपने व्यापारिक विद्रोह का अपमान माना। अब इंग्लैंड कहता है कि नहीं भाई, तुम मेरा अफीम कैसे बर्बाद कर देगा तो फिर युद्ध छिड़ जाता है और इसी को अफीम युद्ध बोलते हैं। चीन तकनीकी रूप से कमजोर था उस टाइम पे और 1842 में पराजित हुआ, ठीक है। अब आ जाता है गोल्ड, नानकिंग की संधि, ठीक है। ये गोल्ड दिया गया है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। नानकिंग की संधि 1842। देखिए, नानकिंग की संधि के अनुसार चीन को हांगकांग इंग्लैंड को देना पड़ा, ठीक है। ये जो हांगकांग है इसको किसको देना पड़ा? इंग्लैंड को। और 5 बंदरगाह खोलने पड़े और क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। किसको देना पड़ा? चीन दिया इंग्लैंड को। विदेशी नागरिकों को विशेष अधिकार मिला, किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा। चीन इंग्लैंड बोला कि चलो भाई विदेशी नागरिक भी हम तुमसे लेंगे, मतलब इंग्लैंड बोला चीन को, ठीक है। और इस युद्ध का परिणाम अत्यंत दुर्गामी था। दुर्गामी मतलब बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा चाइना को। चीन की पारंपरिक अलगाव नीति समाप्त हो गई, पश्चिमी शक्तियों का हस्तक्षेप शुरू हो गया। समझ रहे हैं? एक पिद्दी सा अंग्रेज छोटा सा देश इंग्लैंड चीन पर शासन करने लगा यार। इसे चीन के अपमान के शताब्दी की शुरू माना जाता है। मतलब चीन जैसा देश भी अंग्रेजों के सामने थोड़ा सा घुटना टेका ना। चीन धीरे धीरे अर्ध उपनिवेश बन गया। मतलब चीन भी गुलाम बना, लेकिन आधा अधूरा। उपनिवेश मतलब होता है गुलाम। भारत पूरा गुलाम बना, चीन आधा गुलाम बना, ठीक है। उसके राष्ट्रीय आत्मविश्वास को गहरा क्या हुआ? आहत पहुंचा, ठीक है। और इस तरह से फिर आप प्रथम अफीम युद्ध शुरू होता है 1939 से 1942, ठीक है। समझ गए ना अफीम युद्ध क्यों हुआ? बाकी आप डिटेल में लिख सकते हैं। अब आता है सेकेंड अफीम युद्ध। फिर चाइना कहा नहीं भाई, अफीम को तो रोकेंगे, चाहे इसके लिए जो भी कीमत चुकाने पड़े। तो प्रथम अफीम युद्ध के बाद पश्चिमी शक्ति चीन में अधिकार चाहती थी। पश्चिमी शक्ति मतलब वही इंग्लैंड वाले लोग, ठीक है। वे चीन के आंतरिक क्षेत्रों में व्यापार, दूतावास स्थापना और मिशनरी गतिविधि की स्वतंत्रता चाहते थे, जबकि चीन सरकार अपनी संप्रभुता बनाए रखना चाहती थी। चीन कहते थे कि नहीं भाई, हम किसी को नहीं घुसने देंगे यार, ये मेरा देश है। दोनों के बीच तनाव लगातार बना रहा और 1856 में एरो जहाज घटना होता है को बंदरगाह बनाकर 1856 में जहाज घटना को बहाना बनाकर इंग्लैंड ने फ्रांस के साथ मिलकर चीन पर आक्रमण किया। देखिए, अब इंग्लैंड का फिर से खुरापाती शुरू हो जाता है। अब क्या कर रहा है इंग्लैंड? फ्रांस के साथ मिलके, फ्रांस और इंग्लैंड साथ मिलके फिर चीन पे अटैक कर रहा है। देखिए, देखा जाए तो चीन भी भाई ईमानदार यहाँ पे दिख रहा है ना। चीन अपना ईमानदार दिख रहा है, लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस क्या कर रहा है? इसको मिलके अटैक कर रहा है। इंग्लैंड और फ्रांस के साथ मिलकर चीन पर आक्रमण कर दिया। चीन की सैन्य कमजोरी के कारण उसे पराजय स्वीकार करना पड़ा, लेकिन फिर से एक बार चीन हार गया। अब यहाँ पे आता है क्या? तियानजिन संधि। अब फिर हारा। अब विदेशी दूतावास पेकिंग में स्थापित करने की अनुमति मिल गई, ठीक है, इंग्लैंड को। और फिर पेकिंग संधि होती है। पेकिंग संधि में अफीम व्यापार और वैध नए बंदरगाह खोले गए। अब अफीम को वैध माना गया कि भाई ये लीगल है। अंग्रेज लोग क्या बोला? ये लीगल है, ठीक है, हम लोग बेचेंगे चाइना में अफीम। इस संधि के परिणाम स्वरूप चीन की राजनीतिक स्वतंत्रता कमजोर हो गई। सिंपल सी बात है कि कोई भी शक्ति जब 2 बार हार जाएगी तो कमजोर हो जाएगी। विदेशी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया और मिशनरियों का प्रसार हुआ। इससे चीनी जनता में राष्ट्रीय असंतोष बढ़ा, जिसने आगे चलकर विद्रोह को जन्म दिया। अब क्या क्या? चीन की जनता धीरे धीरे विद्रोह करने लगी, ठीक है। फिर आता है ताइपिंग विद्रोह। इसका क्या कारण था, क्या परिणाम था, ये पढ़िएगा। डिस्क्राइब द कोज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ टाइपिंग विद्रोह, ठीक है। मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ 2 मिनट। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू कब आएगी मालूम नहीं, चलिए जब भी आएगी आप लोग कब आ ही जाएगा ना। सपनों का राजा और सपनों की रानी। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं ताइपिंग विद्रोह के कारण और परिणाम। अफीम युद्ध के बाद देखिए 2 अफीम युद्ध हो गया। समझ गए कि इंग्लैंड का लोग
भारत से अफीम सेंड कर रहा था चाइना, ताकि अफीम के लोगों को नशा पहुंचे और आ, चीन की आंतरिक शक्ति कमजोर हो जाए और इंग्लैंड उस पर शासन कर सके। मतलब चीन भी लगभग लगभग आधा गुलाम बन चुका था। ठीक है। अफीम युद्ध के बाद चीन की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी, मतलब कमजोर पड़ गया। भारी टैक्स लिया गया, पूरा मात्रा में टैक्स भरने लगा, बेरोजगारी बढ़ गई चीन में, भ्रष्टाचार बढ़ गया चीन में भारत की तरह एकदम, विदेशी हस्तक्षेप ने जनता को परेशान कर दिया। और इसी परिस्थिति में होंग स्यांग नामक एक व्यक्ति ने धार्मिक सामाजिक आंदोलन शुरू किया। जिस तरह से भारत में भगत सिंह वगैरह बीच बीच में आंदोलन शुरू किए, उस तरह से चीन का यह व्यक्ति था। ठीक है। इसी परिस्थिति में स्यांग नामक एक व्यक्ति ने धार्मिक सामाजिक आंदोलन शुरू किया, जिसे ताइपिंग विद्रोह कहा गया। ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ताइपिंग विद्रोह का जनक कौन है, तो नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, होंग स्युआन। ठीक है, होंग सू चुआन। अरे यार, इन लोग का नाम ही रहता अजीब थोड़ा सा, होंग सू चुआन। ठीक है, इस व्यक्ति ने ताइपिंग विद्रोह शुरू किया। अब उसने समानता, भूमि वितरण, सामाजिक सुधार की घोषणा की। किसानों और गरीबों ने उसका समर्थन किया और विद्रोहियों ने नानकिंग पर कब्जा कर अपनी राजधानी बना ली। किसको? नानकिंग को। नानकिंग को कब्जा कर लिया इन लोगों ने और इसको अपनी राजधानी बना लिया। गोल्ड जहां पे उसको याद करिएगा। स्वर्गीय राज्य की स्थापना। ठीक है, स्वर्गीय राज मतलब ऐसा राज्य जो सब चीजों की पूर्ति करता, स्वर्ग जैसा। सरकार ने विदेशी सहायता से 1864 में विद्रोह को दबा दिया, लाखों लोग मारे गए और चीन आर्थिक रूप से फिर से कमजोर पड़ गया। ठीक है। इस विद्रोह ने सिद्ध किया कि मानचू शासन जनता का विश्वास खो चुका है और चीन बड़े राजनीतिक परिवर्तन की आवश्यकता है। यह आगे के राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि बना। ठीक है। अब क्या होता है, इसी को आगे चल के चीन, मतलब ऐसा मत सोचेगा कि केवल भारत ही अंग्रेजों का गुलाम बना। देख रहे हैं चीन में भी हालत खराब कर दिया है अंग्रेजों ने। अब आता है बॉक्सर विद्रोह का कारण और महत्व समझिए। 19वीं शताब्दी के अंत तक क्या होता है कि चीन में विदेशी शक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, विदेशी शक्ति कौन कौन है, तो फ्रांस सबसे ज्यादा, इंग्लैंड और फ्रांस। व्यापार, मिशनरी गतिविधियां और आर्थिक नियंत्रण के कारण चीनी जनता में आक्रोश फैल गया। चीन की जनता में क्या हुआ, आक्रोश फैल गया। चीन जनता भी तंग आ गया कि मारो भोंसड़ी को। ठीक है, तो चीन की जनता भी आक्रोश में पूरा का पूरा दब गया। अब बॉक्सर नामक गुप्त संगठन ने, यह बॉक्सर नाम की देखिए गुप्त संगठन है। ठीक है, क्या है, हिडन संगठन है, गुप्त संगठन है, जैसे कि आईबी हो गया, सीबीआई हो गया। तो बॉक्सर नाम का गुप्त संगठन ने विदेशी विद्रोह आंदोलन शुरू किया कि विदेशियों को भगाने के लिए धीरे धीरे उन लोगों ने आंदोलन शुरू किया। नारा क्या था, विदेशियों को बाहर निकालो। ये चाइना भाषा में था, ये हिंदी भाषा में लिखा गया, विदेशियों को बाहर निकालो। 1900 में विद्रोह ने बीजिंग में विदेशी दूतावासों को घेर लिया और उत्तर में 8 राष्ट्रों की संयुक्त सेना ने चीन पर आक्रमण किया। ठीक है, और विद्रोह कुचल दिया गया। जब इन लोगों ने सोचा कि भाई हम लोग विद्रोह करते हैं, तो विद्रोह तो किया, लेकिन क्या हुआ, विद्रोह ने बीजिंग में विदेशी दूतावास को घेर दिया। जैसे ये विदेशी दूतावास है इंग्लैंड का, अब इंग्लैंड के लोगों को चीन वालों ने घेर लिया। अब उल्टा क्या क्या, इंग्लैंड वालों ने 8 को देश मिलकर फिर से चीन के सेना को दबा दिया, चीन के लोगों को मार दिया और विद्रोह को कुचल दिया। ठीक है, बॉक्सर प्रोटोकॉल 1901, भारी क्षतिपूर्ति हुई चीन के लोगों का। ठीक है, और विदेशी नियंत्रण बढ़ गया चीन पे, और भी विदेशी नियंत्रण बढ़ गया। मतलब लगभग लगभग विदेश भी अंग्रेजों के गुलाम बन चुका था। हालांकि विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने चीनी राष्ट्रवादी को जन्म दिया। जिस तरह से भगत सिंह भी हमारे यहाँ पे विद्रोह किए थे, लेकिन सफल नहीं रहा। ठीक है, लेकिन लोग जागरूक हो गए। उसी तरह से इस बॉक्सर विद्रोह से लोग जागरूक हो गए, चीन की जनता जागरूक हो गई। और इस व्यक्ति ने क्या किया था, बहुत बड़ा, कहा गया यार, बॉक्सर विद्रोह का जनक ये था ना यहाँ पे, अच्छा वो तो वो उसका था ना, बॉक्सर विद्रोह का जनक का नाम नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, लोगों ने समझ लिया कि विदेशी प्रभुत्व समाप्त करने के लिए आधुनिक सुधार आवश्यक है। यही कारण है और यही भावना आगे चलकर 1911 की क्रांति की आधार बनती है। अब यूनिट 2 आता है। ठीक है, रिपब्लिक एंड
चीन में साम्यवाद की स्थापना, ठीक है, कम्युनिज्म की स्थापना। तो डॉक्टर सन यात सेन अब आते हैं बड़े क्षेत्र में। जिस तरह से भारत में महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए और पार्टिसिपेट किए और वो बहुत ज्यादा रोल प्ले किए, उसी तरह से यहाँ पे सन यात सेन का रोल आता है, ठीक है। डॉक्टर सन यात सेन को आधुनिक चीन का जनक और राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उसी तरह से चीन के राष्ट्रपिता सन यात सेन, क्योंकि उन्होंने हजारों वर्ष पुराने साम्राज्यवादी शासन को समाप्त कर चीन में गणतंत्र की स्थापना की, ठीक है, और वैचारिक और राजनीतिक नींव रखी। उनका जन्म 1866 में दक्षिण चीन के एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने हवाई और हांगकांग में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की। देखिए, जो भी व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, एजुकेटेड रहता है, जिसके कारण वे पश्चिमी लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित हुए। उस समय चीन मांचू वंश के अधीन था। चीन में भी उस समय से राजतंत्र था और मांचू वंश के शासन चलता था, जो भ्रष्ट प्रशासन था, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था और विदेशी हाथों में जकड़ा हुआ था, ठीक है। हस्तक्षेप से जनता खो चुकी थी और जनता त्रस्त थी, त्राहिमाम कर रही थी, ठीक है। सन यात सेन ने प्रारंभ से यह समझ लिया था कि अगर चीन की कमजोरी का कारण पुरानी सामंती व्यवस्था थी, चीन, सन यात सेन क्या बोल रहे हैं कि चीन को अगर मुक्त कराना है तो सामंती व्यवस्था को बंद करना होगा। विदेशी शक्तियों का प्रभाव, इसलिए सामंती व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, क्योंकि जब तक सामंती व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक से विदेशी लोग यहाँ पे प्रभाव डाले रहेंगे। इसलिए उन्होंने विदेशों में रहकर क्रांतिकारी संगठन बनाया। जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस विदेश में रहकर भारत के लिए क्रांतिकारी संगठन बनाए, उसी तरह से सन यात सेन विदेश में रहकर क्रांतिकारी संगठन बनाया चीन के लिए, अपने देश को आजाद करने के लिए। चीन प्रवासियों के बीच राष्ट्रीय चेतना जगाई। उनका लक्ष्य केवल राजवंश परिवर्तन नहीं बल्कि एक आधुनिक राज्य का निर्माण करना था, यानी कि स्वतंत्र चीन का निर्माण करना था। 1911 में चुआंग विद्रोह के बाद मांचू शासन गिर गया और चीन में क्रांति सफल हुई। अब देखिए, गोल्डन कलर में लिखा गया है यहाँ पे कि 1912 में चीन गणराज्य की स्थापना और सन यात सेन अस्थायी राष्ट्रपति बनते हैं चीन के, ठीक है। चीन में गणराज्य की स्थापना कब होती है? 1912 में, यानी कि चीन आजाद कब होता है? 1912 में, ठीक है। हम लोग से पहले हुआ जी, ठीक है। और अस्थायी राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर सन यात सेन। हालांकि बाद में सैन्य नेता जो है युआन सी काई ने सत्ता ने अपने हाथ ले ली, और परंतु सन यात सेन ने संघर्ष जारी रखा। उन्होंने चीन के भविष्य के लिए एक स्पष्ट वैचारिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक आता है 3 प्रिंसिपल ऑफ पीपुल, 3 सिद्धांत। हमने बात किया था ऊपर में कि 3 सिद्धांत दिए थे सन यात सेन ने। क्या क्या सिद्धांत है? चलिए, जनता के 3 सिद्धांत कहा, ठीक है। पहला सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत राष्ट्रवाद था, ठीक है। पहला सिद्धांत क्या है? राष्ट्रवाद। दूसरा सिद्धांत है लोकतंत्र। पहला सिद्धांत राष्ट्रवाद, दूसरा सिद्धांत लोकतंत्र और तीसरा सिद्धांत है जन कल्याण। समझ गए? पहला सिद्धांत क्या है? तो पहला सिद्धांत है राष्ट्रवाद, दूसरा सिद्धांत है लोकतंत्र और तीसरा सिद्धांत है जन कल्याण, ठीक है। यानी कि राष्ट्रवाद मतलब अपने देश के लिए आप कितना बड़ा कुर्बानी देते हैं या अपने देश के प्रति कितना आप ईमानदार हैं, कितना कुछ कुर्बान देने का तैयार है। चीन को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त कर राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना पहला था सिद्धांत, कि चीन को विदेशी ताकतों से, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, चाहे अन्य जितने भी विदेशी ताकत थे जो चीन को गुलाम बनाए हुए थे, उनसे मुक्ति दिलाना, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, मुक्ति दिलाने के बाद चीन की जनता को राजनीतिक अधिकार देना और प्रतिनिधित्व शासन स्थापित करना, मतलब एक तरह से स्वतंत्र जो होता है ना, लोकतंत्र स्थापित करना, वो लोकतंत्र स्थापित करना चीन में। पहला, चीन को विदेशी पावर से मुक्ति दिलाना, दूसरा लोकतंत्र स्थापित करना और तीसरा जन कल्याण, यानी कि लोगों के कल्याण की बात करना, जिसमें लोगों की आर्थिक समानता हो, भूमि सुधार हो, सामाजिक न्याय स्थापित हो, ठीक है। ये 3 चीज लाया सन यात सेन। सन यात सेन ने कुओमिंगतांग राष्ट्रीय पार्टी को संगठित किया और चीन के पुनर्निर्माण योजना बनाई। उन्होंने साम्यवादियों के साथ अस्थायी सहयोग भी किया ताकि राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सके। उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक विचारधारा को जन्म दिया। उनके प्रयास से राजतंत्र समाप्त हुआ, यानी कि राजा का शासन समाप्त हो गया और जनता
जैसा भारत में लोकतंत्र है उसी तरह से वहां पर भी लोकतंत्र है। जनता को पहली बार आधुनिक राजनीतिक पहचान मिली। लेकिन यहाँ पे हमारा अलग अलग पार्टी है ना, बीजेपी, कांग्रेस, फलना ढिमका, वहां पे एक ही पार्टी है। चीन में एक एक पार्टी है, एक ही पार्टी है, अलग अलग बस लीडर होते हैं। ठीक है। इस प्रकार sun यat-सेन केवल एक क्रांतिकारी नेता नहीं बल्कि आधुनिक चीन के वैचारिक निर्माता थे। उनके विचारों ने आगे चलकर चीन की सॉरी राजनीतिक, चाहे राष्ट्रवाद हो या साम्यवाद, दोनों को गहराई से प्रभावित किया। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब मैं केवल क्वेश्चन दिखा देता हूं, मैं थक चुका हूं बोल बोल के, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कुओमिंतांग के सिद्धांत और उद्देश्य का विस्तार से वर्णन करें। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुओमिंतांग। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। आसान आसान है, बहुत आसान तरीके से मैंने भी समझाया, आप लोग भी समझ गए होंगे। चांग काई शेक के जीवन और उपलब्धियों का विस्तार से बताइए कि चांग काई शेक क्या है और इसके उपलब्धि कौन कौन सी है। वास्तव में एक चीज बताऊं, रियलिटी, मुझे भी कुछ नहीं आता है। ठीक है, मुझे क्या, आपको भी कुछ नहीं आता है, किसी को कुछ नहीं आता है, हर आदमी पढ़ के ही सीखता है। ठीक है, तो आप भी पढ़िए, आप भी सीख जाइएगा। चीन में साम्यवादी आंदोलन के उदय। चीन में साम्यवाद का उदय कैसे हुआ? साम्यवाद मतलब सभी चीजों पे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर नहीं हो। ठीक है, तो चीन में साम्यवाद आता है, इसका क्या कारण था और डेवलपमेंट किस तरह से चीन का होता है। और देखिए आज चीन यार मेजर पावर में काउंट होता है, भारत मेजर पावर में काउंट नहीं होता है अभी। ठीक है, चीन मेजर पावर में काउंट होता है, मतलब विश्व की बड़ी शक्ति में। आधुनिकीकरण से पहले जापान की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का विस्तार से वर्णन कीजिए। जब आधुनिकीकरण नहीं हुआ था उससे पहले जापान की हालत कैसी थी यह बताना है। डिस्क्राइब इन डिटेल द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ जापान बिफोर मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और सारा पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन है। जो लोग ज्ञान सागर ऐप नहीं इंस्टॉल किए कर लीजिएगा, सारा पीडीएफ मिलेगा, मेजर माइनर। ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी, जापान पर उसके प्रभावों का विस्तार से वर्णन करें। ओपन डोर पॉलिसी क्या है? खुला द्वार नीति जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि दाइमियों के क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण और प्रांतीय शासन की स्थापना। ये क्वेश्चन नहीं है, ये बुलेट पॉइंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आधुनिक राष्ट्रीय सेना की स्थापना होती है, फिर राष्ट्र प्रेरित औद्योगिकरण होता है। आगे देख लेते हैं जापान के आधुनिकीकरण के प्रमुख परिणाम का वर्णन करना है। ठीक है, जापान के आधुनिकीकरण का प्रमुख परिणाम क्या क्या कारण था, क्या परिणाम हुआ जापान का जब आधुनिकीकरण होता है। और एक चीज बताऊं, आप लोग ना किसी भी किसी भी चीज के पीछे एकदम हाथ धो के मत पड़ जाइएगा। खास करके गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रहा है तो एकदम टेंशन मत लेना कि भाई इसके बाद तो कुछ जिंदगी नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट जॉब एक हवा का झोंका है। ठीक है, वो नहीं, प्यार एक हवा का झोंका है जो आया और गुजरा। ठीक है, वो क्या बोलते हैं अजय देवगन वाला डायलॉग। ठीक है, तो अभी जिसे तुम मोहब्बत कर रहे हो बाद में तुम्हें उसका नाम तक याद नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतना पागल मत हो जाइएगा कि अपने आप को ओवर थिंकिंग कीजिएगा या दिन रात एकदम जाग जाग के। ठीक, ऐसा नहीं होता है तो ठीक, नहीं होता है तो छोड़ो, लात मारो यार। ठीक है, कोई भी काम करो खुश रहो, बस ये हम बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग में से कुछ एकदम पागल जैसा कर रहे हैं। ठीक है, कुछ होते हैं कि पागल जैसा एकदम, नहीं नहीं हम तो लेके ही रहेंगे, अरे भोंसली के होगा तो ठीक, नहीं होता तो छोड़ो, जाने दो। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना, कोई ऐसा नहीं कि यही अल्लाह है यही भगवान है, मिला तो ठीक, नहीं तो फिर तो दुनिया ही खत्म, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतना पागल मत हो जाइएगा आप लोग। मंचूरियन संकट 1931 के कारण और परिणामों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं मंचूरियन संकट। हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और मजा भी आएगा। देखिए मंचूरियन संकट क्या है, 20वीं शताब्दी की उन घटना। अच्छा, मेरा बैटरी भी डाउन हो गया ना, हाँ यार 19% हो गया। चलिए पढ़ लीजिएगा, लंबा है, थोड़ा लंबा जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है वाशिंगटन सम्मेलन का उद्देश्य क्या था और परिणाम क्या हुआ, ये बताइए। वाशिंगटन सम्मेलन जो कि अमेरिका में हुआ था। ठीक है, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आयोजित हुआ था। ठीक है, सब पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। लगभग 3 घंटा पढ़िएगा ना तो पूरा खत्म हो जाएगा। 3 घंटा का ये टॉपिक है,
जापान साम्राज्यवाद के उदय के कारण और विस्तार से बताइए कि जापान में जो साम्राज्यवाद होता है उदय क्या कारण था, और जब उदय हो जाता है तो क्या परिणाम निकला, रिजल्ट क्या निकला। जापान साम्राज्यवाद का पतन, ठीक है, क्या क्या कारण था ये बताइए कि पतन कैसे होता है, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और बीच बीच में मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ जिससे आप लोग हंस जाएं, इसको सीरियसली मत लीजिएगा, ठीक है, कुछ कुछ वर्ड बोल देता हूँ गाली वाला। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। और जिंदगी को उतना सीरियसली मत लीजिए, ठीक है, जिंदगी इतनी हसीन होती तो हम रोते रोते ही क्यों आते नहीं, नाना पाटेकर का डायलॉग है ये। बाय बाय। बहुत ज़्यादा मोबाइल देख लिया यार, मतलब लैपटॉप देख लिया।